नमस्कार। सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेसन नंबर 6 के अगले बिंदु प्रधानमंत्री पद के बारे में पढ़ेंगे कि प्रधानमंत्री की स्थिति सरकार में क्या होती है, प्रधानमंत्री देश के लिए क्या करता है, उसकी क्या स्थिति सरकार के अंतर्गत होती है। तो इन सारी बातों के ऊपर चर्चा करें उससे पहले मैं आपको कुछ एक बात बता देता हूं वर्बली, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमने राष्ट्रपति को पढ़ा इससे पहले और उसमें ये आपको बताया गया था कि भारत का जो शासन है वो राष्ट्रपति के नाम से चलता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत का शासन राष्ट्रपति के नाम से ही चलता है। लेकिन मैंने आपको पढ़ाते वक्त ये भी बताया था कि राष्ट्रपति हमारे देश में जो भी काम करेगा वो मंत्री परिषद की सलाह के बगैर नहीं करेगा और वो हमारे शासन का औपचारिक प्रधान है, औपचारिक है। बाकी वास्तविक प्रधान जो है वो शासन का प्रधानमंत्री कहलाता है। प्रधानमंत्री की अहम भूमिका होती है, या आप ये मान करके चलें कि जो भी कुछ किया जाता है वो इन्हीं के द्वारा किया जाता है सरकार में, सिस्टम में, ठीक है। क्योंकि मंत्री परिषद जो होती है उसका मुखिया भी प्रधानमंत्री ही होता है। सारे मंत्री, उनको नियुक्त करने का, कौन कौन से विभागों के कौन कौन मंत्री होंगे, ये सारी चीजें प्रधानमंत्री के ऊपर निर्भर करती हैं। वो ही मंत्रियों की सूची तैयार करता है और राष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति उनको नियुक्त करता है। लेकिन तय प्रधानमंत्री करता है कि किस विभाग का मंत्री कौन होगा, शासन कैसे चलेगा। वास्तविक प्रधान है, ये मान करके चलिए, वास्तविक सत्ता उसके हाथ में है। तो आगे हम और पढ़ेंगे तो आप इसकी स्थिति के बारे में और ज़्यादा स्पष्ट हो जाओगे। आपको अच्छे तरीके से पता लग जाएगा कि व्हाट इज द परफॉर्मेंस, है कि नहीं, ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इन द सिस्टम, यानी हमारी व्यवस्था में प्रधानमंत्री की क्या भूमिका है, क्या उसका रोल है। या बहुत सारे विद्वानों ने तो ये तक कहा है कि हमारे देश में जो भारत की अगर हम बात करते हैं तो भारत में तो शासन को प्रधानमंत्री शासन ही कहा जाता है, क्योंकि सर्वे सर्वा ही वही होता है, सारा रोल उसी का होता है। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रधानमंत्री भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 में। आपको ये बात विशेष रूप से ध्यान रखनी है। आर्टिकल नंबर 74 अनुच्छेद 74 में प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था करता है कि हमारे देश में प्रधानमंत्री का पद होगा, ये हमारे संविधान में वर्णित है। और अनुच्छेद 74 में इस बात को लिखा हुआ है कि भारत में प्रधानमंत्री होगा। उसके बाद में जो मुख्य बात है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होगी। देखिए, प्रधानमंत्री मनोनीत नहीं होता है। ये बड़ा कौतूहल का प्रश्न रहता है, बहुत बार परीक्षाओं में आ जाता है कि प्रधानमंत्री होता है तो उसमें ऑप्शंस होते हैं, नियुक्त होता है या मनोनीत होता है या निर्वाचित होता है कि नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो बहुत सारे बच्चे, स्टूडेंट्स हैं, मोस्टली बहुत सारे विद्यार्थी हैं, वो इस चीज को संशय में हो जाते हैं कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है या मनोनीत होता है या निर्वाचित होता है। तो मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री हमेशा नियुक्त होता है, ठीक है, नहीं तो वो मनोनीत होता है और नहीं वो निर्वाचित होता है। निर्वाचित उसको कहते हैं जिसका चुनाव होता है, ठीक है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है, संविधान में उपबंधित है, यानी संविधान में वर्णित है, लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन किस तरीके से करेगा वो, संसदीय प्रणाली के मूलभूत सिद्धांत के अनुसार। हमारी जो संसदीय प्रणाली है उसका फंडामेंटली जो थ्योरी है उसमें ये बात वर्णित है कि संसदीय प्रणाली के मूलभूत सिद्धांत के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करने के लिए बाध्य है। यानी आप इस तरीके से समझ लीजिए कि हमारे देश में बहुत सारे दल जो हैं वो चुनाव में भाग लेते हैं, उसमें बड़े दल भी हैं, सभी प्रकार के दल, ठीक है। लेकिन लोकसभा में बहुमत किस दल का है, यानी ज्यादा सीटें किस दल को प्राप्त हुई हैं, जिस दल को ज्यादा सीटें प्राप्त होती हैं उस दल के व्यक्ति को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करने के लिए बाध्य है। यानी नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है, लेकिन उसके पीछे संसदीय प्रणाली का एक मूलभूत सिद्धांत ये कार्य करता है कि राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा जिस दल का लोकसभा में बहुमत स्पष्ट हो जाता है।
या ये मान करके चलिए जिस दल को ज्यादा सीटें मिलती हैं। कई बार कंडीशन बदल भी जाती है, मूलभूत थ्योरी तो ये है, मूलभूत सिद्धांत तो ये है, फिर भी कुछ ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं जिनमें राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति के संबंध में अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है। देखिए, राष्ट्रपति कब अपने विवेक का प्रयोग करेगा, कब अपनी पावर का प्रयोग करेगा? वो अपनी पावर का और अपनी विवेक का प्रयोग जब करेगा जब किसी भी दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता। किसी भी दल को जब लोकसभा में, ये भी एक कंडीशन है, हो सकता है डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में ये सारी चीजें संभव है, क्योंकि जनता जनार्दन है, वो किसके पक्ष में अपना मत रखती है, ये भूगर्भ की बात है। तो किस दल को बहुमत मिलेगा, किसको नहीं, ये हमें नहीं पता रहता, लेकिन बाद में जब मतदान के परिणाम सामने आते हैं तब हमें पता लगता है कि अमुक दल को बहुमत मिला है या अमुक दल की सीटें ज्यादा है। तो आप यहाँ तक तो अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि राष्ट्रपति जेन्युइन तो ये है, लोकसभा में जिस दल को ज्यादा सीटें प्राप्त हो जाती हैं या जिस दल का बहुमत स्पष्ट हो जाता है, उस दल के व्यक्ति को तो राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री नियुक्त करना ही पड़ेगा। ये उसके लिए वो बाध्य है, कॉन्स्टिट्यूशनल बाध्य है संवैधानिक दृष्टिकोण के आधार पे। लेकिन कई बार परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि किसी भी दल को बहुमत नहीं मिले, तो ऐसी कंडीशन में प्रधानमंत्री अपने विवेक का प्रयोग करेगा, अपनी शक्ति का प्रयोग करेगा और वो उस दल को आमंत्रित करेगा, जो भाई उनमें से कोई एक बड़ा दल तो होगा, ये तो है नहीं कि सबके बराबर सीटें आएंगी, लेकिन जो उसके दृष्टिकोण के आधार पे बड़ा दल होगा जो बहुमत साबित करने का दावा करेगा, या राष्ट्रपति को ये लगेगा कि ये अमुक दल अपना बहुमत स्पष्ट कर सकता है, तो वो उस दल के व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। यहाँ अगर किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तब राष्ट्रपति की भूमिका थोड़ी सी मजबूत हो जाती है कि वो अपने विवेक से फिर प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। अदरवाइज सिद्धांत ये है, लोकसभा में जिस दल को अधिकतम सीटें मिलती हैं, जिस दल का बहुमत स्पष्ट हो जाता है, उस दल के व्यक्ति को प्रधानमंत्री जो है, राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री नियुक्त करने के लिए बाध्य है। अब हम पढ़ेंगे प्रधानमंत्री की शक्तियां, उसकी पावर क्या क्या है, उसकी शक्तियां क्या है। उसकी शक्तियों में देखिए, प्रधानमंत्री की शक्तियों में देखिए, संसदात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत शासन व्यवस्था के अंतर्गत, संसदात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत प्रधानमंत्री ही संविधान भवन रूपी प्रधानमंत्री ही संविधान रूपी भवन रूपी वृत्तखंड की, भवन रूपी वृत्तखंड की आधारशिला है। ये आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकते हैं इस सेंटेंस को कि संसदात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत प्रधानमंत्री संविधान रूपी भवन रूपी वृत्तखंड की आधारशिला है। यानी जो शासन का बेस, शासन का महत्वपूर्ण रोल, शासन किस तरीके से चलेगा, शासन में भूमिका जो है वो सबसे, जैसे एक फिल्म में मुख्य हीरो जो होता है उसके ऊपर फोकस रहता है कि फिल्म में अभिनेता कौन है, तो अभिनेता के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। ठीक वैसे ही देश के सिस्टम में, देश की सरकार में, हमारी संसदात्मक शासन व्यवस्था में प्रधानमंत्री का मेन रोल होता है, वही भवन रूपी वृत्तखंड की आधारशिला होती है।
यानी वो मुख्य हीरो होता है, मुख्य अभिनेता होता है, उसी के द्वारा शासन को संचालित किया जाता है। तो सबसे पहले उसकी पावर में पढ़ेंगे हम, प्रधानमंत्री की शक्तियां पढ़ रहे हैं, ठीक है, शक्तियां कि उसके पास क्या क्या पावर है। सबसे पहली शक्ति है उसकी मंत्री परिषद का निर्माण, मंत्री परिषद का निर्माण, ठीक है। इसमें क्या है, देखिए मंत्री परिषद का निर्माण अपना पद ग्रहण करने के बाद प्रधानमंत्री अपना पद ग्रहण करने के बाद प्रधानमंत्री अपना पद ग्रहण करने के बाद प्रधानमंत्री का सर्वप्रथम कार्य मंत्री परिषद का निर्माण करना होता है। मंत्री परिषद का निर्माण करना होता है। देखिए उसके बाद में प्रधानमंत्री ही निर्णय करता है कि वैधानिक सीमा के अंतर्गत प्रधानमंत्री ही निर्णय करता है कि वैधानिक सीमा के अंतर्गत रहते हुए मंत्री परिषद में मंत्री परिषद में कितने मंत्री हों और कौन कौन से मंत्री हों, कितने मंत्री हों और कौन कौन से मंत्री हो। देखिए सबसे मुख्य काम है मंत्री परिषद का निर्माण करना। जैसे ही प्रधानमंत्री की नियुक्ति हो जाती है उसके बाद में उसको अपने शासन को सही तरीके से चलाने के लिए मंत्रियों की जरूरत पड़ती है। देखिए प्रधानमंत्री अगर केंद्र बिंदु है ना, तो उस केंद्र बिंदु के चारों तरफ जो ग्रह रूपी जो एक पिरामिड होता है या एक जो श्रृंखला होती है वो मंत्रियों की होती है, और मंत्रियों के बगैर काम चल नहीं सकता। और जब मंत्रियों का जो समूह होता है तो उसको मंत्री परिषद कहते हैं, मिनिस्टर्स काउंसिलिंग जिसको कहा जाता है। तो मंत्री परिषद का निर्माण करना उसका बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है। वो अपने पद ग्रहण करने के बाद में सबसे पहले मंत्री परिषद का निर्माण करता है। अपना पद ग्रहण करने के बाद प्रधानमंत्री का सर्वप्रथम कार्य मंत्री परिषद का निर्माण करना होता है। प्रधानमंत्री ही निर्णय करता है कि वैधानिक सीमा के अंतर्गत रहते हुए मंत्री परिषद में कितने मंत्री हों और कौन कौन से मंत्री हों। देखिए आपको मैं एक बात बता देता हूँ, लोकसभा की जो संख्या होती है जितनी, उसके 1/15% मंत्री बनते हैं और उनकी श्रृंखला मंत्री परिषद कहलाती है। आप इस बात का विशेष ध्यान रखना, ये मैंने आपको अलग से बताया है, ठीक है। अब यहाँ आती है वैधानिक सीमा। ऐसे नहीं कि जितने लोग हैं उनको सबको मंत्री बना दें। मंत्रियों की एक संख्या निर्धारित होती है, एक निर्धारित फ्रीक्वेंसी होती है कि आप इससे ज्यादा मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर सकते। इतने प्रतिशत लोग मंत्री के रूप में आप विराजमान कर सकते हैं, ठीक है। तो लोकसभा की जो संख्या होती है उसका 1/15% जो है वो मंत्री परिषद के अंतर्गत आता है। तो ये तो हो गई उसकी वैधानिक सीमा। और कितने मंत्री होंगे और कौन कौन से मंत्री होंगे, इसमें पूरा जो सिस्टम होता है वो प्रधानमंत्री के हाथ में होता है।
प्रधानमंत्री ही सूची तैयार करता है, वो ही उनके विभागों का बंटवारा करता है, जो मैं आपको अगले वाले बिंदु में बताऊंगा। और वो नाम निर्धारित करने के बाद में वो सूची वो राष्ट्रपति को दे देता है, और राष्ट्रपति का काम सिर्फ इतना है कि प्रधानमंत्री द्वारा सौंपी गई सूची है और उनमें जितने भी नाम हैं उन लोगों को वो मंत्री पद की शपथ दिला देता है, या आप ये मान करके चलिए कि उनको वो मंत्री नियुक्त कर देता है। तो देखिए, अब हम बात करते हैं, दो बातें हो गई कि नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है, तो आप ये मान करके चलिए कि राष्ट्रपति सिर्फ नियुक्ति ही करता है, बाकी मंत्री कौन बनेंगे, कौन कौन से होंगे, उनके विभाग क्या क्या होंगे, इसमें पूरी पावर किसके हाथ में होती है, प्रधानमंत्री के हाथ में होती है। ध्यान देने योग्य बात है। अगला बिंदु हमारा है, दूसरी शक्ति जो है इसकी वो है दूसरी शक्ति की अगर हम बात करते हैं, वो है मंत्रियों में विभागों का बंटवारा और परिवर्तन। मंत्रियों में विभागों का बंटवारा और परिवर्तन, ठीक है। ये दूसरी पावर है उसकी, जो बहुत महत्वपूर्ण है। आप इसको अच्छे तरीके से बिना लिखे भी समझ सकते हैं। पहले मैं आपको बता देता हूं कि मंत्रियों के बीच में विभागों का बंटवारा, यानी कौन कौन से विभाग में कौन कौन से मंत्री बनाए जाएंगे, इसमें पूरी पावर प्रधानमंत्री के हाथ में होती है। बंटवारा और परिवर्तन, प्रधानमंत्री चाहे तो ये नहीं है कि उस प्रधानमंत्री ने किसी को विदेश मंत्री बना दिया, या किसी को कानून मंत्री बना दिया, या किसी को मतलब मानव संसाधन मंत्री बना दिया, या रक्षा मंत्री बना दिया, या गृह मंत्री बना दिया, तो वो उसका विभाग बदल नहीं सकता। वो बदल सकता है, उसको अगर लगे ऐसा कि भाई रक्षा मंत्री का विभाग बदल करके उसको कानून मंत्री बना दिया जाना चाहिए, तो वो ऐसा कर सकता है। उसमें वो संपूर्ण रूप से सक्षम होता है। आप इस बात का ध्यान रखें। तो इसमें दो ही बातें हैं कि मंत्रियों के बीच में विभागों का बंटवारा, ठीक है, कौन कौन से मंत्री होंगे, किस किस विभाग के होंगे, ठीक है, वो प्रधानमंत्री का कार्य है। और परिवर्तन, अगर वो आवश्यक समझे, अगर वो चाहे तो उनके बीच में परिवर्तन भी कर सकता है, उनके विभाग भी बदल सकता है, ठीक है। और विभाग ही नहीं, वो किसी भी मंत्री को उसके मंत्री पद पर, मतलब मंत्री पद से हटा भी सकता है, उसको कॉमन लोकसभा सदस्य रहने दें, ऐसी स्थिति भी पैदा हो सकती है, क्योंकि ये सारी पावर प्रधानमंत्री के पास होती है, ठीक है। वो विभागों का बंटवारा करता है, वो विभागों में परिवर्तन कर सकता है, और वो चाहे तो किसी भी व्यक्ति को मंत्री पद से हटा सकता है, ठीक है, यानी उससे मंत्री पद छीना जा सकता है। ये सारी पावर प्रधानमंत्री के पास होती है। मंत्रियों में विभागों का बंटवारा करते समय भी, इसमें देख लीजिए, मंत्रियों में विभागों का बंटवारा करते समय, मंत्रियों में विभागों का बंटवारा करते समय भी प्रधानमंत्री स्वयं के अनुसार ही कार्य करता है। बंटवारा करते समय भी प्रधानमंत्री स्वविवेक का प्रयोग करता है, स्व विवेक का प्रयोग करता है, स्व विवेक का प्रयोग करता है। और प्रधानमंत्री द्वारा किए गए अंतिम विभाग वितरण पर, और प्रधानमंत्री द्वारा किए गए अंतिम विभाग वितरण, अंतिम विभाग वितरण पर
साधारणतः कोई आपत्ति नहीं की जाती। विभाग वितरण पर साधारणतया कोई आपत्ति नहीं की जा सकती है। मैंने आपको जो बताया वो ठीक ऐसा कैसे है कि प्रधानमंत्री की सेकंड पावर पर बढ़ रहे हैं, मंत्रियों में विभागों का वितरण यानी बंटवारा और परिवर्तन। ये आप सामान्य तरीके से अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री ही ये तय करेगा कि कौन कौन मंत्री होंगे और उनके बीच में विभाग भी वही बांटेगा कि आप इस विभाग के मंत्री हैं, आप इस विभाग के मंत्री हैं, ठीक है। वो उसमें परिवर्तन भी कर सकता है। कहने का अभिप्राय ये है वो किसी को मंत्री दूसरा मंत्री पद भी दे सकता है, पहले वाला मंत्री पद छीन करके दूसरा मंत्री बना दिया जाए, जैसा कि मैंने अभी आपको एग्जांपल देके बताया था। तीसरी बात, वो मंत्री परिषद से बाहर भी कर सकता है व्यक्ति को, ठीक है। ये उसके ऊपर है सारा। मंत्रियों में विभागों का बंटवारा करते समय भी प्रधानमंत्री स्वयं विवेक का प्रयोग करता है, उसका खुद का विवेक काम करता है। जो उसके विश्वास पात्र व्यक्ति होते हैं, जो उसके लॉबी में होते हैं, जो उसके कैबिनेट में होते हैं और जिनके ऊपर वो कंप्लीटली या पूर्ण विश्वास करता है, ऐसे व्यक्तियों को मंत्रियों की श्रृंखला में लेता है, ठीक है। और इसमें वो अपने पूरे विवेक का प्रयोग करता है। इसमें किसी दूसरे का कोई इंटरफेयर नहीं होता और नहीं कर सकता है। वो अगर किसी की बात अगर राय ले तो अगर उसकी स्वेच्छा हो तो वो ले सकता है, वरना अपना सारा काम अपने विवेक से करता है। और प्रधानमंत्री द्वारा किए गए अंतिम विभाग वितरण पर, यानी प्रधानमंत्री जब ये डिक्लेयर कर देता है कि ये फाइनल लिस्ट है, ये अंतिम सूची है, जिन जिन व्यक्तियों के नाम है वो व्यक्ति अमुक विभागों के मंत्री होंगे, तो उस चीज के ऊपर साधारणतः कोई आपत्ति नहीं की जा सकती। कोई भी उसमें उसको चैलेंज नहीं कर सकता, उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन मार्क नहीं होता। और प्रधानमंत्री ने जो सूची मंत्रियों की बना दी, जो विभाग उनके बांट दिए, वो तय होता है और सभी को उसको मानना पड़ता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पावर है। जैसा कि मैंने आपको बताया, आप इस चीज को अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि आज आप उस बिंदु को पढ़ रहे हैं जो बिंदु हमारे देश की संविधान की व्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण है। जो पद, जो ऑक्यूपेशंस है, वो बहुत ही मायने रखती है, क्योंकि प्रधानमंत्री देश का मुखिया होता है। वो हमारे शासन का वास्तविक मुखिया होता है, शासन का सच्चे मायने में संचालन करता होता है। उसी के पास सारी पावर होती हैं और ये सारे कार्य उसी के द्वारा किए जाते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। देखिए, अगर देश में कुछ अच्छा होता है, कुछ ठीक होता है, कुछ अच्छा डेवलपमेंट होता है, तो किसका नाम आता है? प्रधानमंत्री का, कि भाई उनकी शासन व्यवस्था में, उनकी सरकार में ये अच्छे अच्छे कार्य हुए, ये अच्छे अच्छे कानून बने। अगर देश में कुछ बुरा होता है तो बुराई का जो बंडा होता है वो भी प्रधानमंत्री के सर ही फूटता है कि लोग जो है, ये डेमोक्रेसी इसमें लोग कह सकते हैं और राइट है, लोगों के पास अधिकार है, अभिव्यक्ति का पूरा अधिकार है कहने का कि भाई अमुक प्रधानमंत्री के शासनकाल में ये बुरा कानून बना, ये कानून अच्छा नहीं था, ऐसा नहीं था, वैसा नहीं था, जो भी है। तो मेन रोल जो होता है ना, वो शासन में प्रधानमंत्री का होता है। आप इस बात को दिमाग में रखें, ये आपके आगे तक आने वाली काम में आने वाली चीज है। हालांकि शक्तियां बची हुई हैं। आज हमने 2 पावर पढ़ी हैं, प्रधानमंत्री पद के बारे में जाना है कि उसकी वास्तविक स्थिति क्या है शासन में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस बात को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और बाकी की बची हुई 5 शक्तियां जो हैं उनको हम कल पढ़ाएंगे। आज आप सिर्फ उसकी भूमिका और इन 2 शक्तियों के बारे में ध्यान रखेंगे कि प्रधानमंत्री की क्या शक्तियां होती हैं, किस तरीके से शासन में वो इनका प्रयोग करता है। इन्हीं शब्दों के साथ आज का जो लेसन है यहीं पे हम समाप्त करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप इसको अच्छे से तरीके से पढ़ेंगे। हैव ए नाइस डे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।